Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is drugs used in GIT disorders. तो चैप्टर नंबर 59 मिनी कैट्सिंग की रिवीजन करने वाले हैं। जो GIT डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाली ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं। असल में पहले ड्रग्स को देखने से पहले आपको थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी भी पता होना चाहिए। और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी फिजियोलॉजी ऑफ GIT डिसऑर्डर तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी फिजियोलॉजी ऑफ GIT डिसऑर्डर की। तो आप उसकी वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, तब आपको GIT डिसऑर्डर का समझ आ जाएगा, फिर आपको GIT की फार्माकोलॉजी भी समझ आ जाएगी। अब GIT डिसऑर्डर्स होते कौन कौन से हैं और कौन कौन सी हमें ड्रग्स लेनी पड़ती है, पहले हमें डिसऑर्डर का पता होना चाहिए। पहला है एसिड पेप्टाइड डिजीज़। के बाद वक्त ऐसा होता है कि हमारे GIT के अंदर एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है या कोई म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो एसिड पेप्टाइड डिजीज़ देखने को मिलती है। बाज़ वक़्त मोटिलिटी कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मोटिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके लिए ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती है। या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इसको ठीक करने के लिए ड्रग्स देनी पड़ती है। या उसके अलावा दूसरे एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पोर्टल हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज के अल्टरनेटिव। और लास्ट में है एंटीहेमेटिक्स कि अगर वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती है। तो वन बाय वन हमने पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोसरी के। इस चैप्टर की ग्लोसरी में क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है एसिड पेप्टाइड डिजीज़। एसिड पेप्टाइड डिजीज़ क्या होते हैं? ऐसे डिजीज़ जो कि अपर GIT की म्यूकोजल इरोजन की वजह से होते हैं, अल्सरेशन की वजह से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसिड पेप्टाइड डिजीज़। अब एसिड पेप्टिक डिजीज़ के अंदर मज़ीद 5 डिजीज़ आ जाती हैं। GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब स्टोमक का एसिड एसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स कर जाएगा। डुओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर में कॉज होता है एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। वैसे स्टोमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन वैसे नॉर्मल होती है, लेकिन अगर म्यूकोजल बैरियर ख़राब हो जाए तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और डुओडेनम के अंदर नॉर्मली एसिड की प्रोडक्शन नहीं होती, तो एसिड की सिक्रेशन अगर डुओडेनम में आ जाए और वो डैमेज करना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं डुओडेनल अल्सर। या नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, मतलब अल्सर नहीं है, बदहज़मी हो गई है। या स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस, के स्ट्रेस हो गया है, सिक्रेशन ज़्यादा हो गई है एसिड की, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो गया है। इसके बाद है एंटीएमेटिक, ऐसी ड्रग्स जो नोजिया वॉमिटिंग को रिड्यूस कर देगी, उसको बोलते हैं एंटीएमेटिक। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ का क्या मतलब है कि इसोफेगस की अल्सरेटिव लीजन हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमक का एसिड रिफ्लक्स कर गया है, उसको हार्टबर्न या पायरोसिस भी बोलते हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस, गैस्ट्रो का मतलब स्टोमक है, पैरेसिस का मतलब पैरालिसिस है। स्टोमक के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, तो स्मूथ मसल की पैरालिसिस होती है स्टोमक की, जिसकी वजह से क्या होती है, फूड की जो होती है, फूड ज़्यादा स्टोर होती रहती है, फूड आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती। ठीक हो गया। क्यों होता है? या तो मसल के अंदर डैमेज आ गया या नर्व के अंदर डैमेज आ गया। किन किन कंडीशन के अंदर? डायबिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है और पार्किंसन डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है कि ऐसा सिंड्रोम जिसमें आपको जो बोवेल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लीजन वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है। अल्सरेटिव लीजन, अल्सरेटिव लीजन अगर अपर पार्ट ऑफ GIT की हो तो उसको बोलते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज़, अगर लोअर पार्ट की हो तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अगर इरिटेशन या अल्सरेशन होती है कोलोन के और रेक्टम की तो उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर कोलोन और इसके साथ साथ इसके ज़्यादा प्रोक्सिमल पार्ट मतलब आइलियम वगैरह, जूजिनम और डोडिनम भी आ जाए तो उसको बोलते हैं क्रोन डिजीज़। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा और बाउल के फंक्शन खराब होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, या दोनों एक ही वक्त हो सकते हैं। प्रोकाइनेटिक का मतलब ऐसी ड्रग्स GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देती है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप एक ऐसा पेराइटल सेल के अंदर पंप होता है, ये वाला हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, जो कि एनर्जी को यूज़ करता है। एनर्जी कहाँ से आती है? ATP की, जो प्रोटॉन को सीक्रेट करता है। ल्यूमिन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन अंदर जा रहे हैं और पोटेशियम अंदर, हाइड्रोजन बाहर जाते हैं और पोटेशियम सेल के अंदर आ जाती है। हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है और यहाँ पर जाके काम करती होती है कौन सी ड्रग्स होती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमिप्राजोल वगैरह। ठीक हो गया। अब हमने वन बाय वन डिजीज़ को हमने पढ़ना है। सबसे पहले जो पहला डिजीज़ है वो है एसिड पेप्टाइड डिजीज़। तो इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती है? तो एसिड पेप्टाइड डिजीज़ का क्या मतलब होता है? अल्सरेशन होती है, इरोजन होती है किसकी? म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ अपर GIT, तो उसको बोलते हैं एसिड पेप्टाइड डिजीज़। इसके अंदर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है, गैस्ट्राइटिस है, वो भी स्ट्रेस रिलेटेड, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर और टोन अल्सर डिस्पेप्सिया, ये आती है। अब इसके अंदर जो एसिड पेप्टाइड डिजीज़ के अंदर जो ड्रग्स होती है वो स्टोमक की एसिडिटी को कम कर देती है, उसके साथ-साथ म्यूकोजल डिफेंस को बढ़ा देती है। उसके साथ पेप्टिक अल्सर अगर हो जाए, पेप्टिक अल्सर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। अब वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। पहला है एंटासिड। एंटी-एसिड क्या होती है? ये हमारी वीक बेसिस होते हैं जो स्टोमक के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो पहला फंक्शन क्या होगा? एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देना। दूसरा फंक्शन क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देना और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक हो गया? ताकि एंटासिड इस तरह से काम करती है। अब एंटासिड डिफर होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन और इफेक्ट ऑन स्टूल कंसिस्टेंसी। अब पहला जो पॉपुलर एंटासिड होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब कहते हैं कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है अगर ओरल रूट से दिया जाए तो इनकी एब्जॉर्प्शन बॉवल से नहीं होती। ठीक है? या बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर होती है। ठीक है? यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अगर हम ओरली लेंगे ना
तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ब्लड के अंदर नहीं आएंगी, बल्कि ये ल्यूमिन के अंदर ही रहेगी। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफेक्ट है, मतलब कब्ज कुशा है, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसके पास कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन है, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देती है। तो इनका स्टूल की कंसिस्टेंसी को देख लिया, मतलब ये स्टूल को हार्ड कर रही है कौन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जो मैग्नीशियम है स्टूल को सॉफ्ट कर रही है, ठीक है। लैक्सेटिव एजेंट है, लैक्सेटिव एजेंट है, ठीक है। ये सिंपल सिंगल इंग्रेडिएंट की फॉर्म में होती है। कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम पारकार्बोनेट ये भी वीक बेसिस होते हैं, लेकिन ये इसलिए डिफर होते हैं कि जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थी इनकी एब्जॉर्प्शन गट से नहीं होती, लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और इसके साथ साथ इनके सिस्टमिक इफेक्ट भी देखने को मिलती है, हमारी सिस्टमिक इफेक्ट यानी हमारे सिस्टम के ऊपर सीवीएस वगैरह हो गया, सीएनएस हो गया, जिसकी वजह से कैल्शियम और कार्बोनेट के साल्ट हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहले तो हमने पढ़ लिया एंटी एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा एंटी एसिड का, ठीक है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है एंटासिड। एंटासिड क्या, प्रॉपर पॉपुलर ओटीसी, ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स होती है, हार्ट बर्न के लिए, पायरोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये पीपीआई और हाइड्रोजन ब्लॉकर की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन ये फिर भी हार्ट बर्न या पायरोसिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए। इसके बाद है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन सी होती है, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फैमोटिडीन और निजाटिडीन होती है। ये स्टोमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है, स्पेसिफिकली नाइट के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इस्तेमाल होती है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, बिल्कुल वही चीज़ें जो एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। अब एक तरफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, दूसरी तरफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो कौन से ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। अब इन्होंने करना किस तरह से होता है, इनको इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले मैं अपनी फार्माकोलॉजी को ठीक कर लूँ, इतनी ज़्यादा फट गई है फार्माकोलॉजी। अगर आप इस डायग्राम में देखो, उसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, तो इस डायग्राम में आपको फंडस ऑफ स्टोमक नजर आ रहा होगा और ये एंट्रम ऑफ द स्टोमक है। अब इस पूरी डायग्राम को आपने समझना है, इस पूरी डायग्राम को आपने गौर से समझना है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये फंडस ऑफ स्टोमक है और ये एंट्रम ऑफ द स्टोमक है, ठीक है। एंट्रम ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल यहाँ पे क्यों दिखाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस होने हैं, ठीक है। अब एंट्रम से यहाँ पे अगर देखो आप, ये एंट्रम में आ रही है वेगस प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक पे आ गई है, फिर वहाँ से उसने 2 न्यूरॉन पे आके खत्म हो गया, ठीक है। एक तो उसने एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर पर जाके बाइंड किया, किस पे जाके बाइंड किया, एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर पर बाइंड किया। तो एंट्रम से क्या रिलीज हुआ, डी सेल से सोमैटोस्टैटिन रिलीज हुआ, डी सेल से क्या हुआ, सोमैटोस्टैटिन रिलीज हुआ। इसी तरह एंट्रम में कुछ जी सेल्स भी होती है, एक तो डी सेल थे और जी सेल थे, दोनों को स्टिमुलेट करवाती है कौन, हमारी वेगस प्रीस वाली, ठीक है, वेगस वाली। अलबत्ता जो सोमैटोस्टैटिन है उसको ब्लॉक कर देती है, सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी है, ठीक हो गया। तो ये फंडस है, ये एंट्रम है। तो एंट्रम के अंदर डी सेल और जी सेल है। जो वेगस होती है, वेगस सोमैटोस्टैटिन की सीक्रेशन को ब्लॉक कर देती है, आपको नेगेटिव नजर आ रहा होगा। और एंट्रम में जी सेल्स होते हैं, वहाँ पे गैस्ट्रिन के रिलीज को बढ़ा देती है, ठीक है। यानी जब हमारे पास फूड आती है, फूड की इनटेक होगी तो वेगस स्टिमुलेशन आएगी, जिसकी वजह से सोमैटोस्टैटिन को वो ब्लॉक कर देगी, डी सेल को इनहिबिट कर देगी और जी सेल को एक्टिवेट कर देगी, और वहाँ से प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिन। और अगर गैस्ट्रिन को इनहिबिट कराना हो तो वेगल स्टिमुलेशन को स्टॉप कर दो या सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करवा दो। सोमैटोस्टैटिन भी गैस्ट्रिन को रिलीज नहीं होने देती। अगर गैस्ट्रिन रिलीज हो गया, एंट्रम से रिलीज हो गया, तो वापस आता है फंडस के पास ब्लड वेसल के जरिए। अब फंडस में यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, एक होते हैं एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल जिन्होंने हिस्टामिन रिलीज करना है, और कुछ होते हैं हमारे पेराइटल सेल। अब जो हमारा वेगल जो गैस्ट, पहले हम गैस्ट्रिन की बात करते हैं, गैस्ट्रिन यहाँ से यहाँ। अब गैस्ट्रिन 2 चीज़ों के जरिए काम कर सकता है। गैस्ट्रिन या तो हिस्टामिन वाली सेल के ऊपर जाके काम करेगा और वहाँ से हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देगा, या गैस्ट्रिन सीधा पेराइटल सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जाके बाइंड करता है, ठीक हो गया। सेम इज द केस फॉर वेगस प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो वेगस स्टिमुलेशन है वो भी 2 तरीकों से काम कर सकती है, जो एसिटाइलकोलिन वाली होती है, या तो हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ा देती है, या सीधा मस्क्रीनिक रिसेप्टर पर जाके काम करती है पेराइटल सेल के ऊपर। और हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन ने क्या करना है, हिस्टामिन ने भी पेराइटल सेल के ऊपर जाके काम करना है। अब हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन, ये तीनों मिलकर क्या कर रही है, तीनों मिलकर पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करवा रही है कि वो हाइड्रोजन को ज़्यादा सीक्रेट करे, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ वहाँ पे सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये इसकी सीक्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं, एसिड की सिक्रेशन को। तो अगर हमने क्या करना है, एसिडिटी को कम करना, तो एसिडिटी को कम करने के लिए या तो इसके एंटागोनिस्ट ढूंढे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इस प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर दे। तो जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं इन्होंने हिस्टामिन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करना होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरे मैकेनिज्म से भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल के अलावा जो वेगल स्टिमुलेशन से भी आ रहा है, वो गैस्ट्रिन से भी आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर आप हिस्टामिन वाले एक्शन को एंटागोनाइज कर सकते हो। इसके बाद है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमेप्राजोल आता है, एसोमाप्राजोल आता है, लेंसोप्राजोल आता है, पेंटोप्राजोल आता है, रेबिप्राजोल आता है, ठीक हो गया। ये सारे के सारे क्या है, लिपोफिलिक वीक बेसिस होते हैं। एक तरफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और दूसरी तरफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, ज़्यादा इफेक्टिव हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गए एज कम्पेयर टू दिस, ठीक हो गया। अभी लिपोफिलिक वीक बेसिस है, लिपोफिलिक का मतलब ये आराम से पेराइटल सेल के कैनालिकुलाई के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ये आपको कैनालिकुलाई नजर आ रहे
जाओगे, ये पैराइटल सेल है, उनके दौरान जो कैनालिकुलाई होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आ जाएगी और वहाँ पे ये प्रोटोनेटेड हो जाएगी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगी वीक बेस। इसके बाद जब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा तब ये पैराइटल सेल के ऊपर हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की सीक्रेशन कम से कम होगी। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर किन किन कंडीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही कंडीशन जो एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर लिखी हुई थी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज था, पेप्टिक अल्सर था, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया था, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस था, ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये गैस्ट्रिनोमा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है और हेडेक वगैरह देखने को मिलता है। इसके साथ अगर क्रोनिक ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो हाइपरगैस्ट्रिनीमिया भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एसिड के सिक्रेशन को कम से कम कर देगी और हाइड्रोजन जब ज़्यादा रिलीज होता है तो गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को कम कर देता है। लेकिन जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो सोमैटोस्टैटिन के सिक्रेशन भी कम से कम होगी। जब सोमैटोस्टैटिन की सिक्रेशन कम से कम होगी तो गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो क्रोनिकली आपको हाइपरगैस्ट्रिनीमिया देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसके साथ कहते हैं कि क्लोन कैंसर या कार्सिनॉइड कैंसर वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये विटामिन बी 12 की बायो अवेलेबिलिटी को भी कम कर देती है, बिकॉज ये विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी ड्रग्स जिनकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है, डिजिऑक्सिन हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, जिनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, डिजिऑक्सिन, कीटोकोनाजोल इसके एब्जॉर्प्शन को भी ब्लॉक कर देती है। इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी और इंटेरिक इन्फेक्शन, मतलब इनके फायदे भी ज़्यादा है, उनकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है। अब क्या क्या यहाँ पर है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपने देखा, इरिवर्सिबल ब्लॉकेज ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप इनएक्टिव गैस्ट्रिक पैराइटल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इरोसिव। तो मेन हमारा ओमेप्राजोल होता है, लेकिन ओमेप्राजोल के अलावा सोमेप्राजोल होता है, डेक्सलेंसोप्राजोल होता है, लेंसोप्राजोल होता है, पेंटोप्राजोल होता है, रेबिप्राजोल होता है, लेकिन आपको ओमेप्राजोल का याद होना चाहिए। इसके बाद टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिसिटी ये है कि स्टोमक के सिक्रेशन को कम कर देगी, जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स, डिजिऑक्सिन, कीटोकोनाजोल, विटामिन बी 12 इसकी एब्जॉर्प्शन कम से कम होगी। ठीक हो गया। उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, एंटेरिक इन्फेक्शन है, ये भी होने को देखने को मिल सकते हैं। H2 रिसेप्टर है, सिमेटिडिन, फैमोटिडिन, रेनिटिडिन है और निजाटिडिन है। तो ये क्या करती है, नॉक्टर्नल एसिड के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली रात के वक्त। जो सिमेटिडिन है, कहते हैं सिमेटिडिन एंटी एंड्रोजेनिक होती है और इसका पोटेंट P450 एंजाइम इनहिबिटर एक्शन भी देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ा था हिस्टामिन वाले चैप्टर के अंदर, तो आप उसकी वीडियो भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है सुक्राल्फेट। जो सुक्राल्फेट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट के ऊपर होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट, जैसे सुक्राल्फेट यानी सुक्र SUC, ये वर्ड लिया हुआ है सुक्रोज से, ठीक है, पे Al एल्यूमिनियम और FAT सल्फेट से लिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट को बोलते हैं सुक्राल्फेट है। तो ये भी पुअरली सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट फैलाने के बाद पॉलीमराइज हो जाता है। जब ये पॉलीमर बनता है ना, तो ये पॉलीमर ये उस जगह पर जो इंजर्ड एरियाज है तो वहाँ पे बाइंड कर लेता है, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जहाँ पर इंजर्ड एरियाज होते हैं। ठीक हो गया। तो पहली बात ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, फिर इसके बाद हीलिंग वगैरह को भी प्रमोट करता है और ये रिकरेंस को स्टॉप कर देता है, ठीक है, वापस इसको नहीं आने देता। इसके बाद है माइसोप्रोस्टोल। माइसोप्रोस्टोल जो PGE1 का एनालॉग होता है, इसका एगोनिस्ट होता है, तो ये म्यूकोजल प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है और इसके एसिड की सिग्रेशन को कम कर देता होता है। तो ये ऐसे अल्सर जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से हो रहे थे, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद है कोलाइडल बिस्मथ। जो होता है हमारा बिस्मथ है, बिस्मथ के बहुत सारे एक्शन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अल्सरेटेड टिश्यू के ऊपर। इसके साथ साथ ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव फंक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी बैक्टीरिया को भी मारने के काम आ जाता है और इनके एंटीरोटॉक्सिन को सीक्वेस्टर कर लेता है। ठीक हो गया। तो जो बिस्मिथ सैलिसाइलेट है, बिस्मिथ और सैलिसाइलेट को मिलाने से तो इनका ये टॉक्सिटी है कि स्टूल की फ्रीक्वेंसी को, लिक्विडिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से डायरिया वगैरह होना सकता है। और जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक स्टूल हो सकते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम यूज़ करेंगे हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ठीक हो गया, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर है या तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, तो वो हेलिकोबैक्टर होता है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी को ठीक कर दे, इसको मार दे, तब भी क्या हो जाएगा, जो अल्सर ठीक हो जाएगा। तो ये क्या यूज़ करते हैं, जो रेजिमेन है ना, रेजिमेन का मतलब एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होती है, तो प्रिस्क्रिप्शन में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसके साथ साथ क्लेथ्रोमाइसिन और एमोक्सिलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, एमोक्सिलिन यूज़ करते हैं ताकि हम इसको मार दें, किसको मार दें, हेलिकोबैक्टर पायलोरी को। तो क्लेथ्रोमाइसिन और एमोक्सिलिन यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर। तो पहला तो हो गया एसिड पेप्टिक डिजीज। अब इसके बाद है ड्रग्स दैट प्रमोट अपर जीआईटी मोटिलिटी, जिनको आप प्रोकाइनेटिक बोलते हो। अब जो अपर जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए ड्रग्स होती है, वो किन किन कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है। कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि स्टोमक के स्मूथ मसल की पैरालिसिस हो गई, नर्व के डैमेज होने की वजह से या मसल के डैमेज होने की वजह से, एडवांस डायबिटीज़ के अंदर, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर, या पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्टाइन डिले है, उसको करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला ये है कि ये क्या करते हैं, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है।
तो इनकी टोन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, GERD ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ पहले ज़माने में कोलिनोमिमेटिक जस्ट लाइक बिथेनाकोल यूज़ करते थे GERD और गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए, लेकिन अब इसके अलावा दूसरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी, जो जैसे आपको बताया कि जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के अंदर जो डोपामीन होता है, डोपामीन ने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देना है। तो अगर हमने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है तो हम डोपामीन को इनहिबिट कर देंगे, डोपामीन के एंटागोनिस्ट देंगे, स्पेसिफिकली D2 एंटागोनिस्ट। तो मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोल, मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोल ये D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, जिन्होंने GIT की मोटिलिटी को बढ़ाना होता है। अब इसी के साथ साथ जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, और D2 रिसेप्टर आपको एरिया पॉजिटिवा में देखने को मिलती है, जो कि वॉमिटिंग वगैरह के लिए है। तो ये एंटी एमेटिक ड्रग्स भी होती है, कौन, मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोल। लेकिन जो मेटाक्लोप्रामाइड है, मेटाक्लोप्रामाइड की टॉक्सिसिटी है कि CNS के अंदर जाने के बाद ये पार्किंसन डिजीज कॉज कर सकती है, और दूसरी एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, क्योंकि ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती है। इसके साथ साथ हाइपर प्रोलैक्टिनुमा। लेकिन जो डोमपेरिडोन है, डोमपेरिडोन ये थोड़ी सा क्या होती है, लिपोफिलिक नहीं होती, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती तो ये CNS टॉक्सिसिटी कम से कम काज करवाएगी। इसके साथ एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन, जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, मोटिलिटी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और ये भी मोटिलिटी को बढ़ा देता है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कौन कौन सी है। तो मेटाक्लोप्रामाइड D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये स्टोमक की टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कर देती है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा देती है गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए, और एंटी एमेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। गैस्ट्रोपैरेसिस डायबिटीज़ में हो जाता है, लेकिन इसका टॉक्सिटी ये है कि पार्किंसन करवा सकती है, पार्किंसन डिजीज़ और दूसरे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन सिम्टम। डोमपेरिडोन ये भी मेटाक्लोप्रामाइड जैसी है, लेकिन इसका CNS इफेक्ट रिलेटिवली कम होता है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल नहीं होती। कोलिनोमिमेटिक में नियोस्टिकबिन होती है, नियोस्टिकबिन जो कहते हैं कोलोन की सूडो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैक्रोलाइड होती है ये भी डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, टॉलरेंस को कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट है लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव ऐसी ड्रग्स होती है जिन्होंने हमारे क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को कम करना है, तो उनको कब्ज कुशा भी बोलते हैं। उनके बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी होती है जो इरिटेंट होती है, स्टिमुलेंट के तौर पे काम आती है, मतलब हमारी मोटिलिटी को बढ़ा देती है, स्मूथ मसल को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से इनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। और कुछ बल्क फॉर्मिंग एक्शन होता है, ठीक है, बल्क फॉर्मिंग एक्शन, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है बॉवल की, या सॉफ्टनिंग एक्शन होता है हार्ड स्टूल का, या लुब्रिकेटिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टूल को पास करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो बल्क फॉर्मिंग, स्टूल फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक, स्टिमुलेंट, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर और ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल नाइट्रोक्सोन और एल्वीमेपोन। तो ये क्या, ओपियाइड रिसेप्टर को एंटागोनाइज करना, और ओपियाइड रिसेप्टर कॉन्स्टिपेशन को क्या करते थे, प्रमोट कर देता है। तो इनको अगर ब्लॉक कर दे तो कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगी। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर तो उसके लिए है ल्यूबिप्रोस्टोन है, ल्यूबिप्रोस्टोन है जो कि साइक्लिक GMP के जरिए काम करता है। स्टिमुलेंट में कौन कौन सी है, एलोई, साना, और इसके साथ कैस्टर ऑयल, कैस्करा। ऑस्मोटिक के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोर्बिटोल, लैक्टोलोस। लैक्टोलोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूल सॉफ्टनिंग के अंदर स्टूल को सॉफ्ट करने वाली मिनरल ऑयल, ग्लिसरीन, डोक्यूजेट। जबकि बल्क फॉर्मिंग में मिथाइल सेलुलोस, पॉलीकार्बोफिल है और साइलियम है। तो इनको अपने रट्टा मारना है इस पूरी को। इसके बाद है एंटी डायरियल ड्रग्स। अभी तो लैक्सेटिव देख लिया, अब इसके बाद बारी है एंटी डायरियल ड्रग्स की। तो एंटी डायरियल ड्रग्स के लिए कौन कौन सी होती है, वो हो रही हमारी होती है ओपियाइड्स, उनकी डेरिवेटिव्स होती हैं। तो जो ओपियाइड्स होते हैं, हमने कहा था कि ओपियाइड्स डायरिया करवा देते हैं, ठीक है, ओपियाइड्स वगैरह, ठीक है। तो ओपियाइड्स एंटी डायरियल, सॉरी ओपियाइड्स कॉन्स्टिपेशन कराते थे, तो ये एंटी डायरियल ड्रग्स होगी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है डाइफिनॉक्सलेट है और लोपिरामाइड है। डाइफिनॉक्सलेट और लोपिरामाइड जो असल में मेपेरेडीन के एनालॉग्स होते हैं। तो डाइफिनॉक्सलाइट होता है, उसको एंटी मस्करीनिक ड्रग होती है, लाइक एट्रोपिन के साथ यूज़ करते हैं ताकि अब्यूज़ होने के चांसेस कम से कम हो, जबकि लोपिरामाइड को अलग-अलग इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ठीक है। इसके साथ क्वालिन एक नेचुरली अकरिंग हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, उसको पैक्टिन के साथ मिलाते हैं, और पैक्टिन आपको पता है फाइबर है, पैक्टिन क्या, फाइबर है, ठीक है। लेकिन इसके साथ कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकती है, और दूसरे ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन भी कम से कम देखने को मिल सकती है। इसके बाद है ड्रग्स यूज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी डायरिया होगा, या दोनों एक ही सिनेरियो के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट क्या क्या हो सकती है, पेन, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, क्रैम्प वगैरह हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कोई एक भी हो सकता है। अब जो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होगी, कौन सी दवाई आपने इस्तेमाल करनी है, तो वे डिपेंडेंट होगी कि उस पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम कौन से आ रहे हैं। तो इसमें एंटी डायरियल ड्रग भी अगर डायरिया आ रहा है, लैक्सेटिव भी अगर कॉन्स्टिपेशन है, अगर एब्डोमिनल पेन है उसके लिए भी ड्रग्स होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती है, ठीक है, कि अगर डिस्टेंशन है, क्रैम्प्स वगैरह है, एंटी स्पाज्मोटिक्स भी होते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन कौन सी है, डाइसाइक्लोमीन है, और इसके साथ है हाइसोसियामीन है। तो ये एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है ताकि स्पैज्म को कम करके, क्रैम्प को कम करके एब्डोमिनल पेन खत्म हो जाए। इसके साथ है एलोसिट्रोन है जो कि 5H3 एंटागोनिस्ट होती है, सिरोटिनिन का एंटागोनिस्ट है। तो ऐसी वुमेन के अंदर जिनमें डायरिया है तो डायरिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन काज करवा सकती है। साफ बात है कि कोई एक ड्रग अगर डायरिया को ठीक करिए तो ये कॉन्स्टिपेशन करा सकती है, कोई कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है तो वो डायरिया करवा सकती है। इसके बाद है ल्यूबिप्रोस्टोन। ल्यूबिप्रोस्टोन एक लैक्सेटिव है जो कि इसके लिए इस्तेमाल होती है,
जो आपको जो क्या होता है लुबिप्रोस्टोन को आपने यहाँ से भी देखा था, लुबिप्रोस्टोन और लिनाक्लोटाइड ये क्या है, एंटी कॉन्स्टिपेशन है, लैक्सेटिव ड्रग है, ठीक हो गया। जबकि डायरिया के लिए कौन सी ड्रग थी, एलोसिट्रॉन थी। और हमारे ओपियाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट वगैरह भी होते हैं, कोएलिन वगैरह, डाइफिनॉक्सलेट, लोपिरामाइड वगैरह, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और लीनाक्लोटाइड भी लिखा हुआ है, लीनाक्लोटाइड ये भी क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर होता है, ये भी क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, और ये साइक्लिक जीएमपी को स्टिमुलेट कर देते होते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, तो आपको यहाँ से नजर आएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के अंदर तो क्रॉन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो एलोसिट्रॉन जो कि 5H3 एंटागोनिस्ट था, ठीक हो गया, जिसकी हाई पोटेंसी थी, ये स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कम कर देता था, डायरिया के अंदर इस्तेमाल होता है, सीवियर डायरिया के अंदर, ठीक हो गया। तो लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, नॉन सेलेक्टिव एक्शन है, ठीक है, तो ये पेन वगैरह को कम कर देते हैं। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है, साइक्लिक जीएमपी को बढ़ाने के लिए, तो लोबिप्रोस्टोन और लिनाक्लेटाइड था। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होती है लैक्सेटिव के तौर पर। इसके बाद है ड्रग्स विद एंटी इमेट्रिक एक्शन। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनका जो वॉमिटिंग को मिनिमाइज करती है। अब इनका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से ना पढ़िएगा, बल्कि जो स्टार्ट में लिखा हुआ है फ्लो चार्ट, आप इसको याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी होती है, 5H3 ब्लॉकर, ओडेनसेट्रॉन, D2 ब्लॉकर, परक्लोरपेराजीन है, H1 ब्लॉकर, डाइफिनहाइड्रामीन है, एंटी मस्क्लेनिक, स्कोपोलामीन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथोसिन, कैनाबिनॉइड, ड्रोनाबिनोल, और न्यूरोकाइनिन के रिसेप्टर्स भी होते हैं, एप्रापिटेंट, ये भी यूज़ होते हैं। अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं एंटीमेटिक, तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा 5H3 एंटागोनिस्ट, ओडेनसेट्रॉन, यहाँ पे ओडेनसेट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ था, ओडेनसेट्रॉन। D2 ब्लॉकर कौन सा था, D2 ब्लॉकर अगर आप यहाँ से देखो, D2 ब्लॉकर तो वहाँ पे लिखा हुआ था परक्लोरपेराजीन है, परक्लोरपेराजीन है। तो यहाँ पर जो फेनोथायजीन लिखा हुआ है, फिनोथायजीन के अंदर D2 ब्लॉकर है, ठीक है। इसके बाद H1 ब्लॉकर, ये H1 ब्लॉकर है, डाइफिनहाइड्रामीन है। तो H1 ब्लॉकर ये लिखा हुआ है, डाइफिनहाइड्रामीन है। इसके बाद क्या है, एंटी मस्क्लेनिक, एंटी मस्क्लेनिक होती है, स्कोपोलामीन होती है, स्कोपोलामीन होती है एंटी मस्क्लेनिक, ठीक है, एंटी मस्क्लेनिक स्कोपोलामीन है। जबकि इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ये लिखा हुआ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा होगा डेक्सामेथासोन है। जबकि कैनाबिनॉइड्स है, कैनाबिनॉइड्स में लिखा हुआ है यहाँ पर ड्रोनाबिनोल, तो ड्रोनाबिनोल है, ये भी इस्तेमाल होती है स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग या नोजिया। एप्रीपिटेंट है, न्यूरोकाइनिन है, तो ये भी कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि स्कोपोलामीन मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है, डाइफिनहाइड्रामीन ये भी मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है, ओडेनसेट्रॉन कीमोथेरेपी की वजह से जो वॉमिटिंग होती है या पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग होती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है ड्रग्स यूज इन इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। तो दो तरह की होती है, एक होती है अमाइनोसैलिसाइलेट है, और दूसरी अदर एजेंट्स आती है, दूसरे ड्रग्स होती है। तो हमारी जो मेजर ड्रग्स है पहले अमाइनोसैलिसाइलेट्स होती है, अमाइनोसैलिसाइलेट्स होते हैं। पहली बात इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कोलोन और रेक्टम के लिए स्पेसिफिक होता है, लेकिन जो क्रोन डिजीज है ये हमारी जो कोलोन और उसके साथ साथ जीआईटी के प्रॉक्सिमल पार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। अब जो अमाइनोसैलिसाइलेट है, अमाइनोसैलिसाइलेट ये करते क्या, ये करते हैं ये है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्होंने इन्फ्लेमेशन को कम से कम कर देना है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन और इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स होती है इनकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है, और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की प्रोडक्शन को भी मिनिमाइज कर देना है। इनका दूसरा नाम है 5-अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड का मिसालेमीन, ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, लेकिन कोलोन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। अब वो इनका डिपेंडिंग अपॉन हमने किस पार्ट में देना है, हमने प्रोक्सिमल पार्ट में देना है, हमने या डिस्टल पार्ट में देना है, तो इनकी डिफरेंट फार्मूलेशंस होती है। जैसे अगर आप इन साइड्स को देखो, जैसे जो पेंटेसा जूजिनम से लेकर रेक्टम, इन सब में जाके काम कर सकती है। जो एसाकोल या लियाल्डा है, तो ये आइलियम से रेक्टम तक। इसके बाद सल्फासालाजीन है, ये प्रोक्सिमल कोलोन से रेक्टम की तरफ। जो बेलसालाजाइड है, ये भी प्रोक्सिमल से रेक्टम की तरफ। लेकिन जो राउसा और कैनेसा है, ये सिर्फ स्पेसिफिक रेक्टम के अंदर। तो ये डिफरेंट फार्मूलेशंस होती है डिपेंडिंग अपॉन हमने किस साइड को टारगेट करना है। इसके साथ साथ ना सिर्फ अमाइनोसैलिसाइलेट बल्कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, या दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स जैसे 6-मार्केप्टोम्यूरिन, मिथोट्रिक्साइड वगैरह, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वाली ड्रग्स ये भी इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके बाद है पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट। के बाजू का ऐसा होता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहे, स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट है लाइपेस वाला। जब लाइपेस नहीं होगा तो फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, और फीसिस के अंदर जो फैट आना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टीटोरिया। तो स्टीटोरिया पैनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या देते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम के अल्टरनेटिव देती है, पैनक्रीलाइपेस और पैनक्रियाटिन देती है, जो कि पिग से आइसोलेट किया जाता है। लेकिन जो पैनक्रीलाइपिन है, ठीक है, तो ये जो होता है इस पीएच के ऊपर, जैसे जो हमारा पीएच अगर 4 से नीचे हो जाए तो इस पर क्या होता है, डी नेचर हो जाता है। इसके बाद है ड्रग्स डेट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ गालस्टोन, के कोलेस्ट्रॉल गालस्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो उनको इनहिबिट करने के लिए क्या देते हैं, बाइल एसिड डेरिवेटिव देते हैं, उर्सोडायोल, जो कि कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट को कम कर देता है। किस तरह से, ये कोलेस्ट्रॉल के सिक्रेशन को कम कर देता है, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होगा, गाल स्टोन कम से कम बनेंगे, उर्सोडायोल। जबकि पोर्टल हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, जिसको बोलते हैं ऑक्ट्रियोटाइड। तो जल्दी जल्दी हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। तो उम्मीद है कि वीडियो शायद आपको इतना ज़्यादा पसंद ना आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।